Welcome to our channel Easy as a Point. क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में यानी कि फसल उत्पादन और प्रबंधन के बारे में हैं ये लेसन क्रॉप एंड एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एग्रीकल्चर यानी कि कृषि होती क्या है। सो इट इज द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग इंक्लूडिंग कल्टीवेशन ऑफ सॉइल फॉर द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड द रियरिंग ऑफ एनिमल्स टू प्रोवाइड फूड वूल एंड अदर प्रोडक्ट्स। ओके, तो इसमें फसलों के उत्पादन से लेकर पशुपालन तक शामिल होता है जिससे हमें खाद्यान्न, ऊन और अन्य उत्पाद प्राप्त होते हैं। अब देख लेते हैं क्रॉप या फसल किसे कहते हैं। तो जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे हम फसल कहते हैं। ओके, जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें गेहूं की फसल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि खेत में उगाए जाने वाले जितने भी पौधे हैं वो सारे गेहूं के हैं। इसके बाद आता है हमारा एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन। तो एनिमल्स विच आर रियर्ड एट होम और इन फार्म्स, जब बड़े पैमाने पर पशुओं का पालन किया जाता है तब उनकी देखभाल की जाती है फार्म्स और घरों में, तो उसे हम पशुपालन कहते हैं। तो हम जानते हैं हमारा देश इतना बड़ा है जहाँ पर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और वर्षा जैसी भिन्नताएं पाई जाती हैं, तो जाहिर सी बात है कि देश में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की फसलें होंगी। ठीक है, कहीं पर वर्षा की मात्रा ज़्यादा है, कहीं पर कम है, तो उसी हिसाब से फसलें भी होती हैं। तो सबसे पहली हमारी खरीफ फसल, तो ये बेसिकली बरसात मौसम में उगाई जाती है जून से सितंबर के बीच में। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो धान, मक्का, सोयाबीन, ओके, मूंगफली और कपास इत्यादि। और रबी फसल, तो ये विंटर सीजन में उगाई जाती है अक्टूबर से मार्च के बीच में, और इसका एग्जाम्पल है गेहूं और चना, मटर, सरसों और अलसी इत्यादि। ओके, इसके बाद है जायद क्रॉप। तो ये उतनी पॉपुलर नहीं है लेकिन फिर भी देश के कई भागों में उगाई जाती है मार्च से जून के बीच में। तो इसके एग्जाम्पल में वाटरमेलन, मस्कमेलन यानी तरबूज, खरबूजा और पम्पकिन, कोकम्बर एटसेट्रा। ओके, सो कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं यानी कि फसल उगाने के लिए किसान कई सारे क्रियाकलाप करता है और तब जाके फसल तैयार होती है। तो सबसे पहला इसमें चरण आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी तैयार करना। उसके बाद सोइंग यानी कि बुआई का समय आता है जब बीज बोए जाते हैं। फिर उसके बाद खाद और उर्वरक वगैरह दिए जाते हैं। देन इरिगेशन, सिंचाई, और फिर उसके बाद जो खरपतवार उगाते हैं उन्हें हटाने के उपाय किए जाते हैं। फिर उसके बाद जब फसल पककर तैयार हो जाती है तब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है यानी कि कटाई, और उसके बाद स्टोरेज, भंडारण। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी तैयार करना। तो ये पहला स्टेप है फसल उगाने से पहले। ओके, तो इसमें मिट्टी को पलटा जाता है, इसे पोला बनाया जाता है। इससे क्या होता है कि जड़ें जो हैं भूमि में काफ़ी गहराई तक चली जाती हैं, और पोली मिट्टी में जो जड़ें हैं वो गहराई में आसानी से श्वसन कर सकती हैं। और साथ ही साथ जो पोली मिट्टी है तो मिट्टी में रहने वाले केंचुओं, जो अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, तो इनकी वृद्धि में सहायता करती है क्योंकि ये मिट्टी को पलट कर पोला करते हैं और ह्यूमस बनाते हैं। ओके, और इसी के साथ साथ इट ऑल्सो ब्रिंग्स अ न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप। तो इसे पलटने से क्या होता है कि जो पोषक तत्व होते हैं वो मिट्टी के ऊपर आ जाते हैं, और इससे जो पौधे हैं वो इन पोषक तत्वों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आती है हमारी दूसरी प्रक्रिया सोइंग यानी कि इसमें बुआई की जाती है। तो ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और बोने से पहले क्या हो जाता है कि अच्छी गुणवत्ता वाले जो बीज हैं उनका चयन किया जाता है। ओके, फिर उसके बाद इन बीजों को अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पर यानी कि उचित दूरी पर इन्हें रख कर बोया जाता है। इससे क्या होता है कि ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स, एक ही जगह काफ़ी सारे प्लांट्स नहीं उगते हैं, एंड द अप्रोप्रिएट डिस्टेंस हेल्प्स द प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। ओके, अगर उचित दूरी पर होंगे तो इन्हें अच्छे से सूर्य का प्रकाश, पोषक पदार्थ और जल इत्यादि सब प्राप्त होता रहेगा। इसके बाद आता है खाद और उर्वरक ऐड करना। तो वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है इन्हें खाद्य और उर्वरक कहते हैं। ओके, क्योंकि लगातार फसलों के उगाने से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो जो मैन्योर है, खाद, ये एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि प्लांट्स और एनिमल वेस्ट के डिकम्पोजिशन से प्राप्त होती है। और जो फर्टिलाइजर है तो ये केमिकल सब्सटेंस है, रासायनिक पदार्थ है जो कि विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें तो यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, एनपीके, ये सारी हमारी फर्टिलाइजर्स हैं।
तो जो फर्टिलाइज़र हैं ये हानिकारक भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनके उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है और ये वाटर पोल्यूशन भी क्रिएट करते हैं, साथ ही साथ एंड दस टू मेंटेन द, तो फर्टिलिटी बनाए रखने के लिए मिट्टी की क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स यानी कि खाद है, प्राकृतिक खाद, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। एंड द फील्ड शुड बी लेफ्ट अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स, ठीक है, मतलब दो फसलों के बीच में फसल को, जो क्षेत्र है खेत, उसे छोड़ देना चाहिए। और फसल क्रॉप रोटेशन का भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसमें क्या है कि मतलब अलग अलग फसलों को अल्टरनेटली उगाना चाहिए। तो अगर एक फसल से अगर पोषक तत्वों की कमी हो गई, तो दूसरी फसल अगर उगाई जाए तो उससे पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाए। जैसे अगर नाइट्रोजन की कमी है तो दाल वाली फसलों को उगाने से, फली वाली फसलों को उगाने से नाइट्रोजन की कमी पूर्ति हो जाती है। अब कुछ अंतर देख लेते हैं फर्टिलाइजर वर्सेस मैन्योर, तो यानी उर्वरक और खाद के बीच में अंतर क्या है। तो उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है, और जो हमारा खाद है ये प्राकृतिक पदार्थ है, जो कि जैसे गोबर, मानव अपशिष्ट और पौधों के अवशेष के उनके डिकम्पोजिशन से प्राप्त होता है। ये फर्टिलाइजर ये फैक्ट्रीज में बनती है, और ये हम इन्हें खेतों में ही तैयार कर सकते हैं। ये ह्यूमस नहीं ऐड करती हैं मिट्टी में, जबकि ये काफ़ी ज़्यादा ह्यूमस प्रचुर मात्रा में इनसे प्राप्त होती है मिट्टी को। और ये उर्वरक में इनमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सारी प्रचुर मात्रा में होती है। और जो मैन्योर है ये इनमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा मैन्योर। तो ये खाद से लाभ क्या होता है। तो इससे सबसे पहले तो जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल की, जल धारण क्षमता, वो बढ़ती है। साथ ही साथ ये मिट्टी को भुरभुरी और सरंध्र बनाते हैं, क्योंकि इसमें गैसेस का एक्सचेंज आसानी से होने लगता है। एंड इसी के साथ इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करते हैं। और सॉइल के टेक्सचर में भी, जो मिट्टी का गठन होता है उसे उसमें सुधार करते हैं। इरिगेशन यानी सिंचाई, तो विभिन्न अंतराल पर जब खेत में जल दिया जाता है उसे ही हम सिंचाई कहते हैं। और इसके सोर्स क्या हैं, जैसे कुओं से, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, तालाब, झीलों और नदियों वगैरह से, और नहर, डैम्स, इन सब से जो पानी दिया जाता है उसे हम इरिगेशन कहते हैं। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स, तो जड़ों के द्वारा जो है पानी वो अवशोषित होता है। और इसी के साथ साथ तो पानी के साथ साथ जो जड़ें हैं वो मिनरल्स यानी पोषक पदार्थ और उर्वरकों का भी अवशोषित करती हैं। एंड वाटर इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, इट प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स, ठीक है, पाले और जो गर्म हवाएं हैं उनसे भी सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो इनके कई मेथड्स हैं, कई तरह से सिंचाई के प्रक्रियाएं हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड्स या इसे पारंपरिक तरीके भी कहते हैं, और मॉडर्न मेथड्स। तो पारंपरिक तरीकों में हमारे ये सारे आ जाते हैं, मोट या पुली सिस्टम, चेन सिस्टम, ढेकली, रहट। तो इसमें बेसिकली जैसे जल को ऊपर खींचने के लिए पंप्स का यूज़ किया जाता है, और पंप्स को चलाने के लिए जैसे डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी, इन सब का यूज़ किया जाता है। और मॉडर्न टेक्निक्स में हमारी क्या जाती हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। तो एक एक करके देख लेते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम, तो इसे छिड़काव तंत्र भी कहते हैं। तो ये बेसिकली जहाँ असमतल भूमि होती है वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये देख सकते हैं आप, ये वर्टिकल पाइप्स हैं, इसमें ऊपर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। ओके, तो इसमें जो यहाँ पर पंप से जब पानी खींचा जाता है तो इसे मेन पाइप में, इसे मुख्य पाइप में भेजा जाता है, और यहाँ से ये सारे पाइप्स में जाता है। और यहाँ से ये नोजल जहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ से पानी इस तरह से छिड़काव के रूप में पौधों पर गिरता है। तो इस तरह से ऐसा लगता है कि जैसे बारिश हो रही है पौधों के ऊपर, और ये बलुई मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। नेक्स्ट है हमारा ड्रिप सिस्टम, ड्रिप तंत्र। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो जल है वो बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है, और ये जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक मतलब वरदान है। और ये बेसिकली जहाँ फलदार पौधे, बगीचे, वृक्ष, जहाँ जो फलदार पौधे होते हैं, तो वहाँ पर पानी देने के लिए ये एक अच्छा तरीका है। तो इसमें बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। ओके, फिर उसके बाद खरपतवारों से सुरक्षा के भी कुछ उपाय किए जाते हैं। तो वीड्स यानी खरपतवार होता क्या है, तो फसलों के साथ ही नेचुरली कुछ अनडिजायरेबल प्लांट्स उगाते हैं, उसे हम खरपतवार कहते हैं। और इन्हें हटाने के लिए जो प्रोसेस है उसे वीडिंग कहते हैं, या इसे निराई भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कई प्रोसेस किए जैसे टिलिंग, अपरूटिंग और कटिंग, वीडीसाइड्स लाइक 2,4-D। तो इसमें जैसे कि या तो उसे जड़ से ही उखाड़ दिया जाता है, या भूमि के पास से उसे काट दिया जाता है, या इस तरह की वीडीसाइड्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा कटाई।
हार्वेस्टिंग। तो इसमें जब जो फसलें हैं वो पूरी तरह से पककर तैयार हो जाती हैं तो इसमें फसलों की कटाई की जाती है और ये किया जाता है थ्रेशर के द्वारा। ओके। तो काटी गई फसलों से बीजों दानों को भूसे से अलग करना, इसे ही थ्रेशिंग कहते हैं। और ये कई तरह से किया जा सकता है, जैसे कंबाइन विनोइंग। और जब फसलें कटकर तैयार हो जाती हैं तो ये काफ़ी खुशी का पर्व होता है और हर जगह फेस्टिवल्स के तौर पर इसे मनाया जाता है, इस अवसर को। तो जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवान्या एंड बिहू। उसके बाद स्टोरेज आता है, भंडारण, जब फसलें काट कर तैयार कर दी जाती हैं। तो ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इसमें क्या होता है कि जब फसल के दानों को ज़्यादा समय तक सुरक्षित रखना हो तो इन्हें नमी, कीट, चूहों और सूक्ष्म जीवों इन सबसे सुरक्षित रखना होता है, क्योंकि जो ताज़ा फसल होती है उसमें मॉइस्चर सबसे ज़्यादा होती है। और इसमें क्या होता है कि भंडारण से पहले जो बीज होते हैं, दाने होते हैं, उन्हें धूप में सुखाया जाता है। ओके। और फिर इससे क्या होता है कि इनमें मॉइस्चर जो है वो कम हो जाता है। एंड ड्राइंग ऑफ ग्रेन्स प्रिवेंट देम फ्रॉम अटैक ऑफ। तो इससे क्या होता है, जो कीड़े हैं, पेस्ट, बैक्टीरिया, फंजाई, इन सब के अटैक से ये सुरक्षित रहती हैं फसलें, खाद्यान्न जो होता है। और तो जो फार्मर्स हैं बेसिकली जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स, इन सब में जो बोरे हैं, धातुओं के बड़े पात्र, इन सब में इनका इन्हें स्टोर करते हैं। और साथ ही साथ अगर बड़े पैमाने पर इन बीजों का सुरक्षा करनी हो तो साइलो और ग्रीनरीज इनका इस्तेमाल किया जाता है। ओके। इसी के साथ साथ जैसे घरों में नीम की सूखी पत्तियां, तो इनका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर बहुत बड़ी ग्रीनरीज हैं तो वहाँ पर तो मतलब केमिकल्स का भी यूज़ किया जाता है। सो ये लेसन था हमारा फसल उत्पादन और प्रबंधन का।